झारखंड कांग्रेस में आपसी खींचतान का दौर शुरू हो गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नई कमेटी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के उप विधायक दल के नेता राजेश कच्छप जी मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है पार्टी में। दो खेमा तो साफ तौर पर देखा जा रहा है। नहीं, कोई खेमाबंदी नहीं है। बहुत सीनियर लीडर हैं राधाकृष्ण किशोर जी, और कांग्रेस से कई बार के विधायक रहे हैं केशव महतो कमलेश जी। पार्टी ने उनको एक झारखंड प्रदेश को नेतृत्व के लिए उनको चुना है। बाखूबी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, फुल टाइमर भी हैं। रही बात माननीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी की, तो सीनियर लीडर हैं और उनके मन में क्या भावना में उनकी क्या भावना है, ये जब तक उनसे बैठ करके आप 1 to 1 नहीं कर लेंगे तब तक कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा करिश्मा। दूसरी बात है क्या कि हर राजनीतिक दल जो बड़े लीडर होते हैं उनके पीछे संगठन के भी कई लोग होते हैं जो प्रदेश में नेतृत्व संभालने के लायक होते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों के साथ में भी कई एक लोग हैं। हम लोग भी अनुशंसा करते हैं। कई एक जगहों पर हमारी बात नहीं पहुंच पाती है, नहीं हो पाता है, तो हमको भी दुख लगता है। माननीय मंत्री जी के साथ में आखिर वो क्या मामला है कि उनको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे उनको इस बात को लिखना पड़ा या कहना पड़ा। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी तो इसमें सारी बातों को रखा जाएगा और क्या नाराजगी है, चूक कहाँ हुई है, माननीय मंत्री की नाराजगी का कारण क्या है, माननीय अध्यक्ष जी से चूक कहाँ हुई है, इन तमाम चीज़ों पे पार्टी निर्णय लेगी, सुनेगी, उसके बाद में निर्णय लेगी। अच्छा, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो कह रहे हैं, आप सहमत हैं उनसे? देखिए, हर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो घर की बातों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने भी कुछ अनुशंसा जरूर किया था, कुछ लोगों का नहीं हो पाया, तो लगता है कि मैंने बोला था, क्योंकि हम जो डिसीजन लेते हैं हम बहुत सोच समझ करके लेते हैं कि पार्टी का वो वफादार है या नहीं है, सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए नहीं देते हैं। तो कहीं कहीं हमारी जो लिस्ट थी, हमने भी बात किया अध्यक्ष जी से और हमारे आला कमान से कि भाई हमने भी दिया था, इनकी उपयोगिता कहाँ पर थी, इसीलिए मैंने दिया था। तो पार्टी ने आश्वासन दिया है कि अगर कहीं पे चूक हुई है तो उस पर सुधार कर लिया जाएगा। और कोई भी राजनीतिक दल का एक अपना डिसिप्लिन कमेटी होता है, उसमें एक संविधान होता है। संविधान के बाहर ना मैं जा सकता हूँ। अगर मैं कैबिनेट मिनिस्टर, अब छोड़ दीजिए, आप सीएम भी अगर कांग्रेस पार्टी के हैं तो उसी अनुशासन के दायरे में आपको रहना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा ना कि काफ़ी सीनियर लीडर हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव को उन्होंने देखा है, किस वजह से उन्होंने इन बातों को कहा है। निश्चित तौर से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इस पर डिस्कशन करेगी। आपकी पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बातें चल रही है सोशल मीडिया पर, शायद ये पार्टी फोरम में रखा जाना चाहिए था। आप इससे सहमत है कि आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही है उसे पार्टी फोरम में रखा जाएगा तो शायद आने वाले समय में कुछ चीज़ें जो है निकल कर सामने आ सकती है उन लोग दोनों के हित में? देखिए, रही बात, तो 2-3 बातें उन्होंने चिट्ठी में लिखी है। एक लिखा है कि एसी आयोग का गठन, और उन्होंने लिखा है भोजपुरी और मगही के बारे में भी लिखा है। उन्होंने प्रदेश का कांग्रेस की कार्यशैली पे जो सवाल उठाया है, प्रदेश कांग्रेस की जो कार्यशैली है, निश्चित तौर से उसको बंद कमरे पे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में बात वहाँ जाना चाहिए। आला कमान को उन बातों को वहाँ रखने का वो उचित प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट आयोग का जो गठन की मांग किया है वो तो जनहित में है, तो उनको वो व्यक्तिगत नहीं है, वो जनहित में है तो वो ठीक है। उन्होंने सरकार से मांग किया है, तो चिट्ठी में लिखने का मकसद है कि उनका जो आशय है, मुझे लगता है कि पार्टी को इसमें स्टैंड लेना चाहिए, ये कहना होगा उनका।
दूसरी बात क्या है कि जो मगही और जो भोजपुरी है, देखिए दो चीज़ है। जो रिजर्व सीट से जो चुनाव लड़ करके आते हैं या दक्षिण छोटानागपुर, संथाल और कोल्हान से जो आते हैं, वहाँ पे ये मगही और भोजपुरी की बहुत आवश्यकता नहीं। लेकिन बिहार राज्य था तो बिहार राज्य में मगही और भोजपुरी नहीं था। जहां से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर आते हैं, अगर पलामू प्रमंडल की बात करेंगे, वहां पर कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोग अभी भी भोजपुरी मगही अंगिका कह रहे हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री से मांग भी की थी कि अगर नियमावली बन रहा है तो उसमें भोजपुरी मगही अंगिका को भी ऐड कीजिए। उड़िया भाषा को ऐड किया जा रहा है, बंगाली भाषा को ऐड किया जा रहा है, तो फिर भोजपुरी मगही अंगिका क्यों नहीं? देखिए हम जो खतियान अपना देखते हैं दस्तावेज, आप देखेंगे कि उसमें कैथी और बांग्ला का जिक्र है। जितना दस्तावेज हमारा है तकरीबन बांग्ला में ही है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि उस टाइम में जो था ना कि बंगाल जो था, बंगाल से मॉनिटरिंग होता था बिहार, उत्तर प्रदेश, जो अभी झारखंड है, ये उड़ीसा से भी वहाँ पे एक भाषा है, क्योंकि वो भी एक राज्य भाषा वहाँ का है। मगही और भोजपुरी वो नहीं रहा था, जिसे बिहार प्रदेश में थे तो वहाँ पे नहीं रहा था। तो दस्तावेज भी मगही और भोजपुरी में नहीं है, वो बोलचाल की भाषा है। एक्चुअली जो जनजातीय भाषा है, 9 जनजातीय भाषा है, उनको संरक्षित करने के लिए बिहार सरकार या केंद्र की सरकार ने उनको संरक्षित करने के लिए इन भाषाओं को उपयोग पाठ्यक्रम में भी रखा गया था कि चूंकि जहाँ पे ट्राइबल वास करते हैं वो जो भाषा को बोलते हैं उनको प्रमोट किया जाए। वो इसीलिए कि बहुत सारे हमारे जो पूर्वज थे ट्राइबल जो थे, बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग थे वो ना हिंदी बोल पाते थे, ना अंग्रेजी बोल पाते थे, ना दूसरी भाषा को बोलते थे। वो जो उनका जो मदर टंग होता था वो ज़्यादातर उन्हीं भाषा का प्रयोग करते थे। तो मोटा मोटी इसीलिए उनको संरक्षित करने के लिए और उनको अपनी भाषा का आदान प्रदान करने के लिए सरकार ने एक उचित निर्णय लिया था। रही बात मगही और भोजपुरी की, राज्य बनने के बाद पलामू प्रमंडल और जहाँ पे नए लोग बसे हैं जो बिहार यूपी से भी आए हैं, या उनको अगर माइनस भी कर दे तो जो पलामू प्रमंडल में भोजपुरी मगही अंगिका को बोला जाता है, खास करके संथाल का कुछ पार्ट में, उत्तर छोटानागपुर का कुछ पार्ट में, तीनों भाषा को बोला जाता है। हम लोगों का इसका एक निराकरण ये है कि अगर आप दक्षिण छोटानागपुर को मगही भोजपुरी दे दीजिएगा तो यहाँ पे बाहर के लोग उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, लोकल लोगों की वहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो एक रास्ता है कि बहुत हम तमाम कुछ विधायक साथीगण हम लोग बातचीत करते हैं कि इसका एक ही उपाय है कि अगर वहाँ के अभ्यर्थियों को अगर हम वंचित ना करें, क्योंकि अब तो प्रदेश का एक हिस्सा है, बड़ी संख्या में जो वहाँ के अभ्यर्थी है वो वंचित हो जाएंगे। उसी बात को कह रहा हूँ कि तो हम डिस्ट्रिक्ट वार भी स्टेट की नौकरी में हम कर सकते हैं कि पलामू प्रमंडल के लोग आप वहाँ पे मगही भोजपुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि वहाँ पे ट्राइबल नहीं है या वहाँ पे जनजातीय लोग नहीं हैं, तो वहाँ जो भाषा अगर वहाँ के लोग अगर कुड़ुक बोलना का इस्तेमाल कर, वो कुड़ुक बोले, कुछ लोग जो है जिसको हम सदान वर्ग कहते हैं, अगर वो मगही अंगिका और भोजपुरी का इस्तेमाल तो इसको एक ही डिवाइड कर सकते हैं कि क्षेत्रवार जहाँ पे लोग जैसे रह रहे हैं आप उसी आधार से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तभी इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस बात करेगी या फिर आप बात करेंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी पूर्व मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर ने भी इस बात को रखा था, तो जाहिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी ये बात चल रही है, कांग्रेस में भी ये बात चल रही है, लेकिन इसमें भाजपा चुप है। आप देखेंगे कि भाजपा चुप है क्योंकि वो चतुर सियार है, वो देखता है कि हमको कहाँ से हमको कुछ मिलना है। वो जनमुद्दे से मतलब नहीं है, वो वोट की राजनीति करता है। लेकिन हमको जनमुद्दे, चूंकि जन कल्याण करना है तो हम तमाम लोगों की भावना का हम ख्याल रखेंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी चुनाव हार गई हैं। अब जब चुनाव हारी हैं तब आप लोगों का समर्थन उनके साथ है। जब चुनाव चल रहा था आप लोग विरोध में वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी ने ये कहा था कि ममता दीदी पैर पसारने का मौका जो है वो बीजेपी को दी, जिस वजह से बीजेपी जो है वहां पर सत्ता में आई। इसको किस रूप में ले रहे हैं? अभी आप लोग समर्थन कर रहे हैं ममता दीदी का जब हार गई हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा बड़ा दिल रखती है और इंडिया अलायंस के तमाम लोगों को समेट करके चलने का प्रयास करती है। जो बीजेपी के इतर है, जो
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, जो कम्युनल विचारधारा से हट करके जो है कांग्रेस सबको समेटना चाहती है। राहुल गांधी ने पूर्व में ही कहा था कि भाई ममता बनर्जी बीजेपी को न्योता दे रही है। वो मैं इस टाइप से आपको समझाता हूँ। 93 लाख वोट कटे, ठीक, वो ये इंडिया अलायंस का वोटर थे। वो बीजेपी ने जानबूझ करके, चूंकि मुस्लिम आदिवासी को ज्यादा टारगेट किया गया, काटा गया। अब जो है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी सामने आया है राजेश जी, उसके अनुसार यही है कि हिंदुओं का भी नाम उसमें सबसे ज्यादा कटा है बंगाल में। नहीं तो ऐसे नहीं, वो तो पीटते हुए मिश्रा जी को भी पीट रहे हैं आप। तो वहां पे चुनाव आयोग चूंकि भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रही है, कौन किसका समर्थक है वो टोलावार, उसको पॉकेटवार ध्यान दे रहा है। और वहां वैसे वैसे लीडरों को टारगेट किया गया, वैसे वैसे परिवारों को टारगेट किया गया। लेकिन ज्यादातर मैं कह रहा हूं प्लोराइज, चूंकि हिंदू का अगर वोट काटेगा तब तो बवाल हो जाएगा, तो मुस्लिम और आदिवासी को आगे कर दीजिए ताकि वोट जो है प्लोराइज हो सके। मैं आपको कह रहा हूं कि टीएमसी और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज का अंतर है महज 3% है, महज 3% है। कांग्रेस को 7% मिला। अगर कांग्रेस अगर अलायंस में होता तो जाहिर सी बात आपको, मतलब आज वहां तृणमूल की सरकार होती। तो गलती किनकी है? अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, वो किसका था? ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी को तो राहुल जी ने तो सलाह दिया था। वो क्या कह रही थी कि नहीं, तृणमूल वाले बोल रहे थे कि हम एक ही सीट आपको देंगे, हम तो 2 सीट लाए, हमारे पास खोने के लिए क्या था। और 294 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी ही है जो पूरे बंगाल में चुनाव एक एक सीट पे लड़ी, बाकी कोई पार्टी नहीं लड़ पाया। ठीक है, हम 35 साल घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।